नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो बेसिकली है तो ये पेड बैच का, बट कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से पेड बैच रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। और फिर ये मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी एक बार ये बताता हूँ कि पेड बैच में क्या क्या चीज़ें डिस्कशंस होती हैं मैक्सिमम। तो ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये यूट्यूब पे भी आपको मिलेगा, और इसको जितने पेड बैच वाले हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग भी ये भेजी जाएगी। तो हमने जो इससे पहले वाला यानी जो लेक्चर 5 था उसमें हमने सोशल प्रॉब्लम क्या क्या हैं, ठीक है, वो नहीं आइडेंटिफाई किया था, बल्कि इस सोशल प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या होगा, और सोसाइटी के स्ट्रक्चर में जो चेंज आते हैं, सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस में जो चेंज आते हैं, इंस्टीट्यूशन मतलब जो जैसे फैमिली है, परिवार है और परिवार के आपस के जो संबंध हैं, व्यक्ति है उनके आपस के संबंधों में जो सामाजिक संरचना में बदलाव आने की वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो उन समस्याओं का कितना प्रभाव पड़ता है समाज के विकास में और समाज के आपसी संबंधों पे। तो वो चीज़ इसमें हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। कुछ इसमें फैक्ट्स हैं, कुछ इसमें जो है कॉन्सेप्ट्स हैं, बट मैक्सिमम फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो बहुत ज़्यादा देरी ना करते हुए, क्योंकि ये कल का क्लास है तो उसमें हमने कुछ चीज़ें मार्क किया हुआ था, तो मैक्सिमम चीज़ें तो मिटा देता हूँ, जो नहीं रेज़ किया वो इसमें है, तो उसके साथ में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले एक ये समझ लेते हैं कि सोशल प्रॉब्लम होता क्या है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे हम यही कंफ्यूज रहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और सोशल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो सोशल स्ट्रक्चर बेसिकली जो हमारा परिवार है, हमारा जो व्यक्ति है, परिवार और व्यक्ति से मिलकर जो समुदाय बनता है, समुदाय के बाद जो समाज आता है, और उस समाज और परिवार और व्यक्ति के बीच में कुछ संस्थाएं हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऑफिस हो गया। तो इन जो है स्ट्रक्चर्स में बदलाव की वजह से जो समस्याएं जनरेट होती हैं वो समाज के व्यक्ति को भी प्रभावित करती हैं, व्यक्ति से परिवार को प्रभावित करती हैं, परिवार से समुदाय और समाज के लगभग हर हिस्से को प्रभावित करती हैं। सबको प्रभावित करने का जो सीवियरिटी है वो सेम नहीं होता है, बट हाँ मैक्सिमम पार्ट को प्रभावित करती हैं। तो सोशल प्रॉब्लम इज़ अ कंडीशन, एक ऐसा अवस्था है या ऐसा पैटर्न है जो व्यक्ति के व्यवहार को या समाज के लोगों पर नकारात्मक असर डालता है। ठीक है, ये इकोनॉमिक भी हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी हो सकते हैं, प्लस ड्रग्स और ये जो एडिक्शन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं ये भी हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग जो अभी सबसे वल्नरेबल सेक्शन है फीमेल और फीमेल से रिलेटेड इश्यूज़ उस पर बात करेंगे। तो लॉज गवर्निंग मैरिजेज इन इंडिया, तो इंडिया में मैरिज को कौन गवर्न करता है? तो एक है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया था। जो डाइवोर्स जितने भी होते हैं हिंदू मैरिजेस में वो इसी हिंदू मैरिज एक्ट के ग्राउंड्स पे होते हैं, और यहाँ पे मल्टीपल ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पे जो है डाइवोर्स हो सकता है। सारे ग्राउंड्स यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन आता है वो एक्ट कब आया था और हिंदू मैरिज में कौन सा एक्ट चलता है डाइवोर्स और बाकी ग्राउंड्स के लिए। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि हिंदूज़ के लिए है, दिस एक्ट गवर्न्स मैरिजेस एमंग हिंदूज, आउटलाइन प्रोविजंस रिलेटेड टू द मैरिज प्रोसेस, डाइवोर्स एंड इनहेरिटेंस राइट्स। दूसरा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो स्पेशल मैरिज एक्ट बेसिकली उनके लिए होता है जो इंटर रिलीजन जो है शादी करते हैं। तो इंटर रिलीजन में मतलब कि एक पार्टनर हिंदू है, दूसरा पार्टनर मुस्लिम है, या एक पार्टनर क्रिश्चियन है और दूसरा पार्टनर जो है मुस्लिम है, यानी अलग अलग जो है धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो उनकी जो शादी गवर्न होती है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आती है जो कि 1954 में आया था। तो दिस लॉ प्रोवाइड्स फॉर अ सेकुलर मैरिज, इसीलिए इसका नाम है कि सेकुलर मैरिज फ्रेमवर्क है, एंड अलाउिंग इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स आर कास्ट टू मैरी विदाउट नीडिंग टू कन्वर्ट। जो बिना कन्वर्ट हुए इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं उनके ऊपर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 लागू होता है। एंड देन प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो 2006 में आया। इसका जो पुराना एक्ट था वो क्या था? चाइल्ड मैरिज एंड रिस्ट्रेंट एक्ट, जिसको शारदा एक्ट भी बोला जाता था, ये 1929 में आया था। और इसमें 14 और 18 एज थी, गर्ल्स की 14 और बॉयज़ की 18 एज थी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है।
इम्पॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, यानी जो जुडिशियल आपके जो है ट्रायल्स चलते हैं उसमें कुछ ऐसे केसेस रहे हैं जिन्होंने PIL दायर किया है, केस लड़ा। ललिता टॉप्पो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2018 का है। तो द कोर्ट रूल्ड दैट द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 अप्लाइज टू वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप ग्रांटिंग देम लीगल प्रोटेक्शन। तो जो पहले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था जो कि 2005 में आया था, उसमें जो है सिर्फ आफ्टर मैरिज जो पति के रिश्तेदार होते थे ब्लड रिलेशन के, उन्हीं के ऊपर कवर करता था, यानी जिनकी शादी हुई हो। लेकिन जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे उनके ऊपर ये डोमेस्टिक वायलेंस का जो है केस नहीं लगता था। तो अब देखा जाए जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जो बिना शादी किए एक दूसरे के साथ शादी जैसे संबंध में रहते हैं, बच्चे भी होते हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हुई होती है। तो उनके साथ ऐसे इश्यूज आने लग गए कि अगर उनके ऊपर कोई प्रताड़ना हो रहा है तो वो किस एक्ट के तहत आगे जाएं। तो इसलिए ये ललिता टॉप्पो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड जो PIL हुआ, इसके बिहाफ पे कुछ इनको ग्रांट्स मिले और इनको कवर किया गया कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनको भी लीगल प्रोटेक्शन जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में जो ग्राउंड है वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जो है एक इनिशिएटिव था। इंदिरा शर्मा वर्सेस VKV शर्मा 2013, द कोर्ट रूल्ड दैट म्यूचुअल लिव इन रिलेशनशिप आर नॉट कंसिडर्ड अ क्रिमिनल ऑफेंस। पहले इसको क्रिमिनल ऑफेंस की तरीके से देखा जाता था जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, लेकिन इस जो PIL के बाद इस डिसीजन के बाद इसको हटा दिया गया, डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया कि अब लिव इन रिलेशनशिप क्रिमिनल एक्ट नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। अफर्मिंग द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू इंगेज द कंसेंसुअल रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज, यानी बिना विवाह किए कंसेंसुअल मतलब सहमति के साथ रिश्ता बना सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। वुमेन इन द वर्क फोर्स एंड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, तो महिलाओं का जो है कार्य में और इकोनॉमी में GDP में कितना रोल है उस पर जो है एक आंकड़ा है। तो इंडिया हैज़ सीन ग्रेजुअल बट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द वर्क फोर्स, यानी थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है पहले के जो है आंकड़ों के तुलना में। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना उनका जो है कार्य में GDP में योगदान है, तो फीमेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज फ्रॉम 23.3% इन 2017। तो 2017 में सिर्फ 23.3% था और अब बढ़ के 2022-23 के डाटा के अनुसार 37% हो गया। तो काफ़ी बदलाव आया एज़ पर द पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो PLFS इसको जो है इस डेटा को पब्लिश करता है। एंड सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, बहुत ही कम समय में ऐसी बहुत सारी फीमेल हैं जो हाल फिलहाल में वायरल हुई हैं और उससे उनको ठीक ठाक पैसे मिलते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। वेज डिस्पैरिटी, जो समान काम के लिए समान वेतन की नीति आई, समान काम तो समान वेतन, उसमें जेंडर बायसनेस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अभी भी पूरी तरीके से लागू नहीं होता। सरकारी संस्थानों में तो लागू हो गया लेकिन प्राइवेट में अभी भी डिस्पैरिटी है। तो डिस्पाइट द इंक्रीज इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, मेन इन इंडिया अर्न 82% ऑफ टोटल लेबर इनकम, रिफ्लेक्टिंग अ सिग्निफिकेंट जेंडर गैप, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। तो अभी भी 82% पुरुष ही काम करते हैं और उनको 82% पुरुष ऐसे हैं जिनको महिलाओं से ज़्यादा सैलरी दी जाती है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन मेकअप 13.76% ऑफ ऑल एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। कंट्रीब्यूशन टू GDP, वुमेन कॉन्ट्रीब्यूटेड 17% टू इंडिया, 17% कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं GDP में, सिग्निफिकेंटली लोअर देन द ग्लोबल एवरेज। और ग्लोबल एवरेज कितना है? 37%, यानी वैश्विक स्तर पे 37% महिलाओं का योगदान है उनके राष्ट्र के GDP में, और इंडिया में सिर्फ 17% है। तो अभी हम काफ़ी पीछे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल कितना है? अचीविंग जेंडर इक्वालिटी कुड इंक्रीज इंडियाज एनुअल GDP ग्रोथ बाई 1.4%। ठीक है, तो ये मैकेंजी का रिपोर्ट है और इकोनॉमिक ग्रोथ में 1.4% जो है एनुअली जेंडर इक्वालिटी के लिए जो है बजट या ग्रोथ दिख रहा है। जेंडर इक्वालिटी मतलब जो जेंडर डिस्पैरिटी है उसको कम कर रहे हैं। लीगल प्रोविजंस फॉर वुमेन प्रोटेक्शन एट वर्कफोर्स, तो जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ भेदभाव होता है या कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता है किसी तरीके का
वायलेंस होता है, सेक्सुअल एब्यूज़ होता है, तो उस पे ये एक्ट जो है लागू होता है। वर्क वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो ये आप लोग इसको पॉस एक्ट भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो इसको याद रख लेना। इसका क्या उद्देश्य है? एम्स टू इंश्योर अ सेफ एंड हरासमेंट फ्री एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस। मतलब उनको ऐसा वातावरण देना जिससे वो जो है एब्यूज महसूस ना करें। एंड देन मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। तो मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 में है, लेकिन ओरिजिनल इसका जो एक्ट था वो 1961 में था। पहले 12 वीक्स के लिए जो है पेड लीव मिलता था, अब कितने हो गए? 26 वीक्स हो गए। और ये कितने चाइल्ड के लिए मिलता है? 2 चाइल्ड के लिए। 2 से ज़्यादा होगा तो नहीं मिलेगा। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में जो है पेड लीव मिलता है 26 मंथ का। कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, इसको OSH बोला जाता है, 2020 में आया। फोकस ऑन इम्प्रूविंग वर्क प्लेस कंडीशन फॉर वीमेन इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ क्रचेज एंड सेफ्टी मेजर्स। अब ये क्रचेज का जो रूल है कि अगर वहाँ पे कोई 10 महिला से ज़्यादा, 10 या 5 का है क्राइटेरिया, फीमेल से ज़्यादा जो है 10 फीमेल कैरिंग विद चाइल्ड, ठीक है, बच्चे के जिनमें जो है बच्चा, जिनके पास बच्चे हैं, ऐसी 8-10 महिलाएं काम करती है, तो वहाँ क्रच बनाना पड़ेगा। क्रच क्या होता है? जहाँ पे आया रखी जाती है और वो ऐसे वर्किंग विमेन के बच्चों को केयर करती है, केयर टेकर के तौर पे रहती हैं जब तक वो काम कर रही होती हैं, ठीक है। तो क्रच का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट, सेवरल स्कीम्स हैं जो महिला शक्ति केंद्र है। फोकसेज ऑन एम्पावरिंग रूरल वुमेन बाय प्रोवाइडिंग देम विद एक्सेस टू वेरियस सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो 106वें अमेंडमेंट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 106, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में 33% जो है फीमेल के लिए रिजर्वेशन की बात कही गई है, जेंडर इक्वालिटी को एनहांस करने के लिए। और अभी हाल फिलहाल में 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को पूरी विधानसभा एक दिन के लिए उनके लिए जो है समर्पित था, और महिलाएं ही उसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करी थी। नेशनल क्रच स्कीम का मैंने आपको बता ही दिया। सपोर्ट वर्किंग मदर्स बाय प्रोवाइडिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 5th जो है गोल है वो किस पे है? जेंडर इक्वालिटी को एनहांस करने के लिए है, जेंडर इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। फोकस ऑन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये इसका जो क्या बोलते हैं टारगेट है वो 2025 ही था, बट देखो 2025 तक हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ है। और ये जो जेंडर डिस्पैरिटी है उसको कम करने के लिए पंचायती राज सिस्टम में भी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत की जो चुनाव होती है उसमें भी 33% पंचायती राज व्यवस्था में इनका जो है रिजर्वेशन महिलाओं का रहा है। और ये जो लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के जो है रिजर्वेशन की बात कही गई, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। अब तो खैर ये पास भी हो गया बिल। जो पहली बार लाया गया था वो 1990 के आसपास लाया गया था, और उसके बाद एक और बार लास्ट टाइम 2010 में भी ये बिल लाया गया था, बट वो पास नहीं हुआ। पहली बार जो आया था वुमेन्स रिजर्वेशन बिल वो 1996 में आया था आई थिंक। तो इसके लिए अब जो है महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि इनको 33% रिजर्वेशन मिल गया है इसमें भी। एंड देन मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करें तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान लीव की भी, पेड लीव की भी बात जो है चल रही है, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है। अभी इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस चल रहे हैं, देखो कब तक क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कि NFHS 5 था 2021 से 23 में हुआ, ओनली 78% ऑफ वुमेन एज्ड 15 to 24 यूज़ हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन, सिर्फ 78%। बाकी जो 22% महिलाएं हैं वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के दौरान हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करती हैं। स्कूल ड्रॉप आउट ड्यू टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन, और स्कूल ड्रॉप आउट भी काफ़ी हो रहे हैं। NGO रिपोर्ट 2014 में आया था, एस्टिमेट्स दैट 23 मिलियन गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल एनुअली ड्यू टू इनएडिक्वेट मेंस्ट्रुअल हाइजीन फैसिलिटीज़। बहरहाल अब तो आप लोगों ने देखा होगा, पैडमैन मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उस पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाली समस्या को कैसे जो है फेस करती है महिलाएं, और कैसे उससे बचने के लिए अनहाइजीनिक तौर तरीके अपनाती हैं, उस पर बना हुआ था मूवी, काफ़ी अच्छा था।
तो अब ये जो 2014 का आंकड़ा है, यानी डेटा ली गई हुई होगी 2011-12 के आसपास, तो मुझे लगता है अब इसमें काफ़ी सुधार हुआ होगा। वुमेन इन स्टेम, स्टेम का फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो स्टेम एक जो है इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल फैसिलिटीज़, मैथमेटिक्स में भी महिलाओं का योगदान बढ़ना चाहिए। वुमेन अभी तक जो रिप्रेजेंट कर रही हैं 29.2% ऑफ द ग्लोबल स्टेम वर्कफोर्स डिस्पाइट मेकिंग अप 49.3% ऑफ द नॉन स्टेम वर्कफोर्स। यानी जो नॉन साइंस, नॉन मैथमेटिक्स, नॉन इंजीनियरिंग, नॉन टेक्नोलॉजिकल फील्ड है उसमें 49.3% है योगदान, बट स्टेम में सिर्फ 29.3% है। और ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है उसने ये डेटा दिया था 2023 का। इंडियाज स्टेम ग्रेजुएट्स women account for 42.6% ऑफ स्टेम ग्रेजुएट्स इन इंडिया। तो स्टेम में जो है वो 42.6% है, जो ग्रेजुएट तो हैं स्टेम में, बट काम कितना कर रही हैं 27%, यानी बाकी 15% लगभग छोड़ देती हैं उस फील्ड को, जो कि ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है इसके पीछे? गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013 लेके आए। ये प्रमोट्स वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड, वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि किरण वाइज किरण नाम से आया एक स्कीम, सपोर्ट वुमेन्स कैरियर्स इन साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन। और रिसर्च की बात करें तो पीएम मोदी जी जो है अभी मन की बात में रिसर्च के ऊपर फोकस कर रहे थे, और आई थिंक लाल किले से जब संभाषण कर रहे थे तो वहाँ से भी उन्होंने जो है इस रिसर्च के ऊपर बात करी थी। देन जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंस्टीट्यूशन, गति प्रोग्राम, ये भी याद रख लेना, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। एम्स टू प्रमोट जेंडर इक्विटी इन स्टेम सिचुएशन, मतलब जेंडर के लिए नॉट ओनली मेल फीमेल, ये सबके लिए है, LGBTQ+ के लिए, यानी जो बाकी और जेंडर है उनके लिए। और ग्लोबल जेंडर गैप में जो इंडिया का रैंक है अकॉर्डिंग टू 2024 अब हो गया है ग्लोबल जेंडर गैप, इसमें हमारा जो रैंक है 129 है आउट ऑफ 146, और 129 आउट ऑफ 146। और जो 2022 का रिपोर्ट, 2023 का रिपोर्ट था उसमें हम 127 थे, यानी हम जो है थोड़ा सा हमारा पोजीशन और घटा है, और 2022 में 135 थे। तो इसको याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है चूँकि घटा है पोजीशन। क्राइम जो हो रहा है अगेंस्ट वुमेन, क्राइम कौन डेटा देता है? NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। क्राइम अगेंस्ट वुमेन रोज बाई 4% इन 2022 कंपेयर्ड टू 2021। तो 2021 के तुलना में 2022 में 4% ज़्यादा क्राइम जो है रिपोर्ट की गई महिलाओं के अगेंस्ट। डाउरी प्रोविजन के अंतर्गत, डाउरी के अंडर जो केस रिपोर्ट हुए 13,479 केसेस रजिस्टर्ड हुए अंडर डाउरी प्रोविजन एक्ट। तो ये NCRB की डेटा है। लीगल प्रोविजंस जो है वो देख लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही था। इसमें जो अब्यूज़ होता है वो क्या होता है, क्राइटेरिया है फिजिकल है, फिजिकल असॉल्ट यानी मारना, सेक्सुअल भी है, इमोशनल भी है और नेग्लेक्ट भी है। आई थिंक इसको ऐसे 4 कैटेगरी में रखा गया है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, यानी महिलाओं को किसी भी तरीके से ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए, जिसका हर दिन जो है, हर मिनट, हर क्षण वायलेशन कर रहा है आजकल सोशल मीडिया। ठीक है, जो भी एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, जो भी प्रचार आ रहे हैं, कितना जो है वस्तुकरण किया जा रहा है महिलाओं का, और उसको ये निषेध करता है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। लेकिन इसका हर जगह जो है वायलेशन हो रहा है। प्रोहिबिट्स द इंडिसेंट पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन एडवर्टीजमेंट एंड द मीडिया। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में आया था कि जो प्रिवेंट ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं का जो देह व्यापार होता है या उनको जो उनकी खरीद फरोख्त होती है उसको रोकथाम करने के लिए ये 1956 में एक्ट आया था। देन प्री कंसेप्शन एंड प्री नटल डायग्नोस्टिक टेस्ट आया। प्रोविजन ऑफ सेक्स सिलेक्शन, मतलब जो लिंग आधारित जो है अबॉर्शन होता था उसको रोकने के लिए। तो एम्स टू प्रिवेंट फीमेल फोर्टिसाइड, महिलाओं को गर्भ में ही मार दिया जाता था, उसको रोकने के लिए PCPNDT एक्ट 1994 में लाया गया। पहले इसका सिर्फ नाम PNDT था, उसके बाद ये PCPNDT हुआ।
स्कीम्स फॉर वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट, तो क्या स्कीम्स है? फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, ये बोला गया कि भाई इनकी जो ट्रायल्स होती हैं उसमें बहुत डिले होता है, तो ये वही है ना कि देर से मिला न्याय, देर से मिला न्याय क्या होता है? अन्याय होता है। ठीक है, तो लेट जस्टिस इज़ ऑलरेडी इनजस्टिस, तो इसीलिए इनको फास्ट जस्टिस दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की डिमांड की गई। निर्भया फंड बनाया गया जिससे ऐसे लोगों को जो जिनके साथ किसी तरीके का वायलेंस हुआ है उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके। वन स्टॉप सेंटर बिल्ड किए गए जिसमें काउंसलर रखे जाते हैं, पुलिस प्रोफेशनल्स होते हैं जो बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करते हैं और उनसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो सादे ड्रेस में रहें जिससे जो भी महिला है वो ईज़िली अपनी बात रख पाए। और उसमें लीगल एड, काउंसलिंग और मेडिकल असिस्टेंस सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच के थ्रू। सी बॉक्स होता है जिस पे आप जो है कोई भी महिला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना जो है बात लिख सकती है, ऑनलाइन कंप्लेन कर सकती है अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। एंड मिशन शक्ति एक स्कीम है, अ प्रोग्राम फोकस्ड ऑन द सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। संबल भी है इसी तरीके से, मिशन शक्ति की तरीके से। चाइल्ड मैरिज एंड लीगल प्रोविजंस क्या है? डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिज, द इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज इन गर्ल्स डिक्रीज्ड फ्रॉम 49.4 इन 1993 टू 22.3% इन 2021। ये लैंसेट का रिपोर्ट है और ये जो है कितना अंतर आया, आधे से भी कम हो गया है 1993 से अब। मुझे लगता है अब और कम हो रहा है, तो काफ़ी प्रभाव उसका दिखेगा। रीजनल डेटा क्या है? बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन जगहों पे अभी भी 50% महिलाएं बच्चियों की शादी हो जाती है 18 से कम की उम्र में। तो ये हमारे लिए एक काफ़ी जो है नकारात्मक फैक्ट है कि इन जगहों पे, इन स्टेट्स में ये अभी भी प्रॉब्लम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है वो 5.3 है, क्या है? एम्स टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज बाई 2030। तो ये याद रखना, SDG 5.3 चाइल्ड मैरिज को जो है रोकने के लिए इस गोल को बनाया गया है। लीगल प्रोविज़न और टारगेट क्या है? 2030। लीगल प्रोविज़न क्या है चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए? प्रोविज़न ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में आया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस 2012 में आया। ये ध्यान रखना, अगर कंसेंसुअल शादी होती है, खूब धूमधाम से जो आप देखते हो भांगड़ा लेके और डीजे लेके जाते हो शादी करने, अगर 18 से कम है फीमेल और 18 से कम है मेल, दोनों की शादी करा रहे हो तो ये दोनों पॉक्सो, दोनों पे पॉक्सो लगेगा, इस पे भी पॉक्सो लगेगा, इसको भी लगेगा। ये आएगी नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन, दोनों नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन में ही आएंगे बहरहाल। तो जो है ये ध्यान रखना, ये 18 से प्लस हो गया तो फिर ये सीरियस ऑफेंस हो जाएगा। तो सीरियस ऑफेंस में इनको जो है ज़्यादा जो है जेल काटना पड़ेगा, इनके घर वालों को भी झेलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना। प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल, चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल आया 2021 में, प्रपोजेज रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन टू 21 ईयर्स, यानी 18 से 21 करने की बात कही गई है, बट ये बिल पे भी जो है कोई अमेंडमेंट हुआ नहीं है। जय जेटली कमेटी का बहुत धन्यवाद करना चाहिए। रिकमेंडेड्स इंक्रीजिंग द मैरिजेबल एज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 टू 21, बट मुझे लगता है कि ये अगर बहुत सारी चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस को देखा जाए तो ठीक नहीं है, क्योंकि जो फर्टाइल एज होती है जो वो 18 से लेके 24 साल और 25 साल तक होती है। अगर 21 कर देंगे तो फिर ये लेट और ज़्यादा लेट एज होगा, और जैसे जैसे लेट एज में शादी होगी फर्टिलिटी घटती जाएगी। एक टाइम पे हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट डिक्रीज हो जाएगी, और जब नैरो हो जाएगी वर्किंग पॉपुलेशन तो उसका असर जो है देश की GDP पे पड़ेगा। चाइल्ड लेबर की बात करते हैं तो ग्लोबल चाइल्ड लेबर में 1 in 10 मतलब 10 में से एक बच्चा जो है चाइल्ड लेबर कर रहा है वैश्विक स्तर पे। ये यूनिसेफ का डेटा है ना, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म है। इसमें आई का भी है, आई थिंक, कुछ देख लेना। चाइल्ड लेबर इसका फुल फॉर्म मतलब देख लेना, कहने का मतलब ये चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड तो होता है UN से, यूनाइटेड नेशंस होता है। आई का मुझे याद नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको देख लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चाइल्ड लेबर इन इंडिया का कंडीशन देखें तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 अप्रॉक्सीमेटली 10.1 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया आर एंगेज्ड इन लेबर with 80% in rural areas and 62.8% working in hazardous condition। तो भारत में जो चाइल्ड का एज डिफाइन करता है वो चाइल्ड लेबर जो कहता है वो दूसरा कहता है, और जो पॉक्सो कहता है वो दूसरा कहता है, JJ एक्ट दूसरा कहता है।
तो याद रखना जेजे और पॉक्सो 18 से कम को चाइल्ड कहता है, और पॉक्सो में एक और है कि अगर कोई हीनियस क्राइम किया है वो 16 से कम है, मतलब 16 से 18 के बीच का है, तो 16 से 18 के बीच को भी वो चाइल्ड मानते हैं, चाइल्ड नहीं मानते, सॉरी, 16 से नीचे को चाइल्ड मानते हैं, 16 से 18 को एडल्ट की तरीके से ट्रायल होता है। और जेजे एक्ट 18 को कहता है चाइल्ड, 18 से कम को। चाइल्ड लेबर में क्या है, जो 14 से कम है उसको चाइल्ड बोला जाता है। अगर 14 से 18 के बीच का बच्चा है तो वो नॉन हजार्डियस प्लेस पे वर्क कर सकता है। नॉन हजार्डियस मतलब जो बहुत खतरनाक नहीं है, उसके साइकोलॉजिकल, उसके फिजिकल, उसके सोशल जो है वेलबींग के लिए खतरनाक नहीं है, तो वो 14 से 18 के बीच वाला भी काम कर सकता है। तो ये एज जो है याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या है, आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड हजार्डियस वर्क, यानी जो आर्टिकल 24 है फैक्ट्री में और घातक या खतरनाक स्थान पे काम करने से रोकता है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स्ड लेबर, और आर्टिकल 23 क्या करता है, मानव व्यापार को और ज़बरदस्ती मजदूरी कराने को, जबरन मजदूरी या बंधुआ मजदूरी कह लो, कराने से रोकता है। आर्टिकल 39 ही डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन बाय इंश्योरिंग दे आर नॉट एम्प्लॉयड इन हार्मफुल वर्क। तो जो आप देखते हो कि ज़िले से एक लेबर ऑफिसर आता है और छापा मारता है, जहाँ जहाँ बच्चे काम कर रहे होते हैं उठाया जाता है, तो इसी आर्टिकल 39E के अंडर। केयर इकोनॉमी क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंडिया स्पेंड्स लेस देन 1% ऑफ इट्स GDP ऑन द केयर इकोनॉमी, यानी केयर इकोनॉमी में कौन आता है, हमारा डिपेंडेंट पॉपुलेशन। और डिपेंडेंट पॉपुलेशन कौन है, एल्डर्स, जो सीनियर सिटीजन्स हैं मोर देन 60 वाले, और चाइल्ड, ठीक है, ये हमारे डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, इनको हम केयर इकोनॉमी में रखते हैं। और इस पे हमारे जो गवर्नमेंट की GDP का 1% से भी कम खर्चा होता है, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम है। तो इसमें चाइल्ड केयर, एल्डर केयर, अदर डोमेस्टिक सर्विस प्राइमरली परफॉर्म बाय वीमेन, ये आते हैं। एंड ग्लोबल केयर वर्कफोर्स में देखा जाए तो ग्लोबली 249 मिलियन वीमेन एंड 132 मिलियन मेन आर पार्ट ऑफ द केयर वर्कफोर्स। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये डेटा है। तो केयर वर्क फोर्स में जो है ना, ग्लोबली 24 to 149 मिलियन विमेन और 132 मिलियन जो है मेन है। मतलब देखा जाए तो लगभग आधे का अंतर आता है जिनको हम केयर की हमें ज़रूरत है, जिन्हें केयर करने की। एंड देन अनपेड केयर वर्क की बात करें तो अनपेड में जो विमेन परफॉर्म अप्रॉक्सीमेटली 76.2%, यानी 76.2% महिलाएं बिना पैसे के काम करती हैं, जो जिनको आप लोग यूजुअली हाउस वाइफ बोल देते हो। तो हाउस वाइफ बोलना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आप क्या बोल सकते हो, होम मेकर या हाउस मैनेजर, ठीक है। ये उनके लिए एक रिगार्ड है, क्योंकि वो जो काम कर रही हैं उसका कोई कीमत नहीं है, कीमत लगाना मुश्किल है, बहुत ही अनमोल काम करती है, ठीक है। जो काम एक इंसान कोई आप रखोगे काम करने के लिए, तो वो बहुत हाई पेड जो है वर्क होगा। जेंडर सेंसिटिविटी के लिए स्पेशली महिलाओं के लिए आप लोग देखते हो ही ऑब्लिक सी अब लिखा जाता है, सर ऑब्लिक मैडम लिखा जाता है, हिज ऑब्लिक हर लिखा जाता है। तो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि IAS और IPS की जो ट्रेनिंग होती है लबासना में, लबासना के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक जेंडर सेंसिटिविटी के लिए एक जेंडर गाइड बुक जो है पब्लिश किया है। अभी पिछले साल ही 2022 या 23 में हुआ है पब्लिश, तो देख लेना, 23 या 24 में हुआ, सॉरी। तो वो बुक पूरा यही है कि कैसे हम जो है जेंडर न्यूट्रल होके और जेंडर सेंसिटिव होके अपनी बात कन्वे करते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, कभी ये मत कहना कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, नहीं, कॉमन इंडिविजुअल। मैन बोल रहे हो, इसका मतलब वीमेन के साथ और जेंडर के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ठीक है। तो इंटरनेशनल मेजर्स क्या है, UN कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, जो सीडा है, सीडा 1979 में हुआ था कन्वेंशन, UN ने करवाया था। तो ये सीडा याद कर लो, ये बहुत बार पूछा गया है। एक ऐसी ट्रीटी थी जिसमें जो है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए फोकस किया गया। UN डिक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन 1993 में ये आया था। कमिटमेंट टू प्रिवेंट एंड एड्रेस वायलेंस अगेंस्ट वीमेन ग्लोबली, जो वैश्विक स्तर पे होता है उसको नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन मैं रैपिडली कराऊंगा क्योंकि टाइम कम है। विच एक्ट गवर्न्स मैरिज अमंग हिंदूज इन इंडिया, तो ये हिंदू मैरिज एक्ट 1995 के अंडर जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसके अंतर्गत आता है।
व्हाट इज़ द लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स अकॉर्डिंग टू द प्रमोशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, तो ये 18 वर्ष। विच एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप, यानी जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं ऐसी महिलाओं को कौन जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बी। व्हाट इज द करंट परसेंटेज ऑफ वुमेन इन इंडिया कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी, तो 17% महिलाएं भारत में अभी भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ये पुराना डेटा है, अब थोड़ा और अपडेट हुआ होगा, अभी तो वो डेटा आई नहीं है। विच स्कीम फोकसेज ऑन एम्पावरिंग रूरल वुमेन बाय प्रोवाइडिंग देम एक्सेस टू वेरियस सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटीज़, यानी कौन सी योजना ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न सेवाओं और अवसरों तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है, तो यह है महिला शक्ति केंद्र। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर गर्ल्स टू गेट मैरिड अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, तो 18 वर्ष, ये अभी पढ़ा था हमने। विच एक्ट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डियस ऑक्यूपेशंस इन इंडिया, भारत में बच्चों को खतरनाक कार्यों में काम करने से कौन सा अधिनियम रोकता है, ये चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। ए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम 1988 में जो आया था, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी इसको प्रमोट करना है और इसको इरेडिकेट करना है, चाइल्ड लेबर को इरेडिकेट करना है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एड्रेस द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए आर्टिकल 342। विच एक्ट ग्रांट्स द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस एक्ट के अंदर, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था इसके अंदर। और आर्टिकल देखा जाए तो कौन है, आर्टिकल 45 है। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए 18 वर्ष तक है ये चीज़, ये जो यहाँ पे 14 वर्ष लिखा है ये 18 तक रहेगा। व्हाट डज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एम टू डू, यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य है, तो यह है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना। विच इज़ द प्राइमरी लॉ ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन इंडिया, तो जो भी राइट्स और अधिकारों की जो है बात करता है भारत में, विकलांग शब्द ये गलती से लिख गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे दिव्यांग होगा। तो दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए मुख्य कानून कौन सा है, यह है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 RPWD एक्ट, इससे पहले था पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में। और अगर MHCA की बात करें तो MHCA के अंदर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अंदर जितने भी जो है डिजीज डिसऑर्डर हैं जो RPWD के अंदर कवर होते हैं, तो अगर उनके अधिकारों की बात करेंगे तो RPWD एक्ट ही उसका अम्ब्रेला टर्म होगा। अम्ब्रेला जो सबसे प्रायोरिटी पे रहेगा RPWD रहेगा, देन MHCA आएगा। अंडर विच एक्ट इज़ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इस्टेब्लिश, यानी NCPCR जो है चाइल्ड पर्सन के लिए चिल्ड्रंस के लिए रखा गया था, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए, तो ये बनाया गया था नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंतर्गत। विच एक्ट स्पेसिफिकली एड्रेस द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन इन एडवर्टीजमेंट, यानी जो ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है महिलाओं को, तो कौन से अधिनियम के अंतर्गत ये जो है रोकता है, जिसको बोलते हैं महिलाओं के अशिष्ट चित्रण से महिलाओं की सुरक्षा करता है, तो यह है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। विच एक्ट इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, भारत में महिलाओं की तस्करी और यौन शोषण को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम है, तो यह है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। ये ट्रैफिक का मतलब ये यातायात नहीं समझना, ये ट्रैफिकिंग है, मतलब देह व्यापार, मतलब जो है गलत तरीके से जो व्यापार होता है ह्यूमन बॉडी का। चाइल्ड मैरिज एंड चाइल्ड लेबर के ऊपर कुछ लीगल प्रोविजंस हैं, ये हमने पढ़ा। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट 1986 में आया, और इसमें आपको जो मैंने बताया था कि 14 साल से 18 साल के बीच में जो हजार्डियस ऑक्यूपेशन है उसमें बच्चों को नहीं रख सकते। इसका मतलब कि 14 साल से नीचे को यहाँ पे चाइल्ड माना गया है, 14 साल तक के बच्चे को चाइल्ड माना गया है, 14 साल के ऊपर को चाइल्ड नहीं माना गया है। और वहीं पे जो JJ एक्ट है वो जो है 18 साल को मानता है, 18 साल से कम को मानता है चाइल्ड। और जो पॉक्सो है, अब जो आफ्टर निर्भया इंसिडेंट
जो उसमें अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है कि 16 से 18 के बीच में अगर कोई हीनियस क्राइम करता है तो उसके ऊपर ट्रायल जो चलेगा वो एडल्ट की तरीके से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस हिसाब से देखोगे तो 16 से नीचे वाले को चाइल्ड माना जाएगा। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005 में आया। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 में आया। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में आया। यहाँ पे ध्यान देना ये है कि इसमें बहुत बार अमेंडमेंट हुए हैं। इससे पहले 1986 भी मिलेगा आपको, 2000 भी मिलेगा, 2006 भी मिलेगा, लेकिन जो मेजरली जो ऑप्शन में जो रहेगा वो 1986 और 2015 रहेगा। तो इसमें ध्यान देना है, दो चीज़ शब्द आता है, एक आता है केयर एंड प्रोटेक्शन। तो जो केयर वाली बात है, नीड ऑफ केयर, ऐसे बच्चे जो जिनके साथ जो है वायलेंस हुआ है, चाहे वो सेक्सुअल वायलेंस हो या फिजिकल वायलेंस हो, किसी भी तरीके का वायलेंस हुआ हो, वो बिलो 18 है तो वो आएगा नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। और जिसने वायलेंस किया हो 18 से कम हो तो वो भी आएगा, वो आएगा अगेंस्ट द वायलेंस, मतलब अगेंस्ट द रूल है ना, नियमों के विरुद्ध है, तो उसके जो है एडाप्टिव, जो माल एडाप्टिव फंक्शनिंग है उसको रिप्लेस करने के लिए काम किया जाएगा, उसको सुधार गृह में डाला जाएगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं इसके लिए? नेशनल पॉलिसी एंड चाइल्ड लेबर 1987 में आया था। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट NCLP स्कीम 1988 में आया था। एंड पेंसिल पोर्टल प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, और डिजिटल प्लेटफॉर्म टू हेल्प इन्फोर्स चाइल्ड लेबर लॉज इफेक्टिवली एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन। तो पेंसिल से लगेगा कि ये सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करने के लिए है, लेकिन ये जो है इन्फोर्समेंट करना है और चाइल्ड लेबर को घटाना है, इसके लिए है। तो ये ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। कुछ ग्लोबल मेजर्स हैं, UN डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड, जिसको UNCRC बोलते हैं, 1959 में हुआ। एंड ये आया UNCRC यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, सॉरी इसको UNCRC बोलते हैं, 1989 में। इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है UNCRC पे। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8.7 एम्स टू एंड द ऑल फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर बाय 2025। तो ये तो संभव नहीं है, बट इस चीज़ को याद कर लो, 8.7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने का टारगेट 2025 था। कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स जो हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, आर्टिकल 342 allows for the notification of scheduled tribes. Schedule 5 and Schedule 6 Article 244 है, provides for special governance provisions for areas dominated by tribal communities. Article 275 है, allocates special funds for promoting the welfare of scheduled tribes. And Article 338 है, establishes the National Commission for Scheduled Tribes to safeguard their rights and interest. तो ये जो चारों पांचों आर्टिकल हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अनुसूची इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको याद करना है तो आपको पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, और पार्ट 1 में कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक का है, इस तरीके से याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। लेजिस्लेटिव मेजर्स क्या है ट्राइबल्स के लिए? पंचायत, एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, यानी पहले जो पंचायती राज अधिनियम आया उसमें जो पंचायत के चुनाव होते थे वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में नहीं होते थे, तो इसको 1996 में एक्सटेंड किया गया। एंड एक्सटेंड्स द प्रोविजंस ऑफ पंचायत टू शेड्यूल एरियाज एंश्योरिंग ट्राइबल पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नेंस। तो ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये बलवंत राय मेहता समिति के जो है रिकमेंडेशंस पे हुआ था, त्रिस्तरीय यानी 3 स्टेप पे होता है त्रिस्तरीय पंचायती राज। और ये किसके आइडियोलॉजी पे था? गांधीयन फिलॉसफी पे था। गांधीयन फिलॉसफी क्या थी? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी पावर का विकेंद्रीकरण, और ग्रामीण स्तर पे वो अपना नेता चुन सकें, जो नेता उन ग्रामीण के बिहाफ पे बड़े लीडर्स से, MLA से या सांसद से बात रख सके। Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006 recognizes the rights of forest dwelling tribal communities access forest services। तो ये एक्ट आया कि भाई जब वो जंगल में रहने वाले लोग हैं, बहुत सारे अभी ट्राइब्स आज भी जंगल में रहते हैं, तो वो जहाँ के रहने वाले हैं वहीं के अधिकार उन्हीं से छीन लिए गए। तो इस पे बहुत ज़्यादा जो है उथल पुथल हुआ,
संसद भवन में बहुत चर्चा हुई। दिन 2006 में ये एक्ट लाया गया कि उस पर्टिकुलर जो जोन होगा उस कोर एरिया में इनके अपने राइट्स होंगे, वो वहाँ पे लकड़ी काट सकते हैं, वो वहाँ पे अपने जीवन यापन उसको लेकिन बेच नहीं सकते, वो अपने जीवन यापन के लिए लकड़ी का जो भी है वो यूज़ कर सकते हैं, वो के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, बट उसको जो है कमर्शलाइज नहीं कर सकते। एंड SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1986 आया, 1989 में आया। यानी जो अत्याचार हो रहे थे, एट्रोसिटीज़ मतलब होता है अत्याचार, तो अत्याचार को जनजातीय और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पे अत्याचार जो हो रहा था उसको रोकने के लिए 1989 में एक्ट आया। गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट, पंचशील प्रिंसिपल फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट आया। पंचशील से आप ध्यान रखना, ये जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए रहा, उनके वेलबींग के लिए। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, एकलव्य कौन थे ये आप लोग कमेंट में बताओ, एकलव्य कौन थे, चलो गेस कर लो। एक जिन्होंने अंगूठा दान दिया था, तो उनके गुरु कौन थे ये बताना। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो कि STs और SCs के लिए था, प्रोवाइड्स क्वालिटी एजुकेशन टू ट्राइबल चिल्ड्रन पर्टिकुलरली इन रिमोट एरियाज़। प्रधानमंत्री वन बंधु विकास योजना आया, यानी जंगल के जो लोग हैं उनको वन बंधु बोला गया, उनको उनके विकास के लिए ये योजना लाई गई। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना PMAAGY लाया, जो भी गांव में थे उनके होलिस्टिक ट्रीटमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। होलिस्टिक यानी सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास मतलब शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का विकास और उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी बेहतर उनकी जीवन शैली को निर्माण करना। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, और ऐसे बहुत सारे खनिज क्षेत्र थे जहाँ पे ट्राइब्स रहते थे, तो उन्हें उनके वेलफेयर के लिए, उनकी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए जो है उनके ऊपर काम किया गया, कुछ फंडिंग प्रोवाइड की गई। क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाई पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मतलब कुछ ऐसे विशेष ट्राइब्स हैं जो रेड लिस्ट में है, यानी जिनकी जो संख्या है ना वो ख़त्म होती जा रही है, तो उनको कैसे जो है आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे प्रिवेंट किया जाए, तो उस पर बहुत सारे जो है अभी मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और आप लोगों को बता दूं कि अंडमान निकोबार में ऐसी ही एक प्रजाति रहती है जनजाति की, जहाँ पे हाईली इन्फेक्टेड जोन माना गया है, और वहाँ पे वही लोग सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं। वहाँ कोई बाहरी जाता है तो वो हाईली इन्फेक्टेड हो जाता है, या वो लोग उसको टॉलरेट नहीं करते, विदाउट उनकी कंसेंट जाते हैं तो मार देते हैं। तो एक रिसर्चर अभी हाल फिलहाल में फॉरेन का गया था बिना बताए, बिना कंसेंट के, तो उसको उन लोगों ने मार दिया था। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है रिसर्च में, जो हमारा रिसर्च एथिक्स है, कि अगर आपको किसी रिस्पोंडेंट से बिना कंसेंट के उसका ना तो डेटा पब्लिश कर सकते हो, ना उससे कोई डेटा ले सकते हो, तो रिसर्च एथिक्स का भी यहाँ पे ध्यान रखना। इस चीज़ के एग्जांपल से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लिटरेसी लेवल्स, ये जो पर्टिकुलर्स हैं, जो कुछ ऐसी जनजाति जिनमें जो है एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने अडॉप्ट नहीं की है, वो उनके यहाँ जो लिटरेसी है वो बहुत पुअर है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, एंड डिक्लाइनमेंट ऑफ स्ट्रेंजेंट पॉपुलेशन, तो वो धीरे धीरे पॉपुलेशन घटती जा रही है। तो उन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ऐसे जो लिस्ट बनाया है 75 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, और 18 स्टेट्स में हैं, उनमें 13 ऐसे प्रकार हैं जो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा हैं, जो रेड लिस्ट में हैं। फिर हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर राइट्स एंड रिकॉग्निशन की। तो ट्रांसजेंडर राइट्स, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ 2014 में, डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का। द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर पर्सन्स एज थर्ड जेंडर, तो इनको थर्ड जेंडर का जो है नाम दिया, इंश्योरिंग लीगल रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स, और इनको लीगल रिकॉग्निशन दिया गया और इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए भी उन्होंने जो है फैसला सुनाया। KS पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में ये डिसीजन आया कोर्ट का। Court affirmed that right to sexual orientation as an aspect of privacy under Article 21, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्राइवेसी मेंटेन करने का अधिकार है, और वो अपने जो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन को छिपा भी सकता है और बता भी सकता है, उसके लिए आप दबाव नहीं बना सकते। तो जेंडर और सेक्स दो चीज़ें हैं, जेंडर क्या है, एक सोशल आइडेंटिटी है, और सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, तो ये उस अधिकारों के तहत रिवील नहीं भी कर सकते हैं। नौ तेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में आया। द सुप्रीम कोर्ट डिक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी, यानी जो समलैंगिक हैं
समलैंगिक होना अपराध नहीं है। अगर कंसेंसुअल है, मतलब कंसेंट के साथ, सहमति के साथ सेम सेक्स में सेक्सुअल रिलेशनशिप कर रहे हैं, तो वो पहले क्रिमिनलाइज्ड ऑफेंस था, अब उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। किस जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के डिसीजन से। फिर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आया, दीपिका सिंह वर्सेस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 2022 में आया। द केस रूल्ड दैट atypical families including unmarried or queer relationship are entitled to equal protection under Article 14। तो बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जिसमें बिना विवाह के जो है वो रह रहे हैं और एक उसमें बच्चे भी हो जाते हैं। तो फिर पहले ये होता था कि उस बच्चे को नाम क्या देंगे, मान लिया ए और बी ये आपस में जो है बिना शादी के रह रहे हैं, इनसे एक बच्चा हुआ सी, और फिर ये ए और बी में ये सपोज करो ये मेल चाइल्ड है, मतलब मेल पार्टनर है, ये फीमेल है, और ये मेल ने डाइवोर्स ले लिया, भाग गया, कुछ भी हुआ, तो फिर इसका जो सिंगल पेरेंट का था वो पहले नहीं था, इसीलिए वहाँ पर हमेशा जो है फादर का पूछा जाता था, नेम ऑफ फादर। अब नेम ऑफ गार्जियन पूछा जाता है, या सिंगल पेरेंट है या बोथ पेरेंट है, तो वो भी ऑप्शन रहता है। तो ये इस डिसीजन का बहुत बड़ा रोल रहा है। अदर मेजर्स क्या है ट्रांसजेंडर वेलफेयर के लिए? नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन बनाया गया, एक काउंसिल बनाई गई उनके अधिकारों के लिए। गरिमा गृह बनाया गया जो कि एक शेल्टर होम है ट्रांसजेंडर्स के लिए, यानी जहाँ पे वो रह सकते हैं, उनका रहना खाना सब कुछ फ्री है। लगभग 18 मेजर सिटीज़ में है ये। और नेशनल पोर्टल ऑन ट्रांसजेंडर पर्सन बनाया गया। ऐसे पोर्टल पे इनको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर इनका एक कार्ड बन जाता है, और वो कार्ड के बिहाफ पे जितने भी गवर्नमेंट के ग्रांट्स के लिए वो एलिजिबल हैं वो सब मिल जाता है। एल्डर केयर की बात करें तो इंडियाज़ एजिंग पॉपुलेशन इज़ ग्रोविंग रैपिडली, मतलब कि जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात नहीं किया था कि जो फर्टिलिटी है वो फीमेल और मेल दोनों की 18 से 25 तक होती है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद घटने लग जाती है। तो अगर एज मैरिज का बढ़ाते जाओगे तो फर्टिलिटी घटता जाएगा, तो जो हमारा वर्किंग पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। तो करंट में हमारा जो एज एक्सपेक्टेंसी है 67.76 के आसपास है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, और अब तो ये और बढ़ गया है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ेगी वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ेगी, और डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वर्किंग पॉपुलेशन घटेगी, और वर्किंग पॉपुलेशन घटेगी तो हमारे ऊपर इकोनॉमिक बर्डन आएगा, फाइनेंशियल बर्डन आएगा। फाइनेंशियल बर्डन आएगा तो हम नेग्लेक्ट करेंगे अपने एल्डर्स को, और जब एल्डर्स को नेग्लेक्ट करेंगे तो एल्डर्स में इमोशनल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, तरह तरह की प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए एल्डर्स पे अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बहुत जो है मल्टीपल डायमेंशन में काम कर रही है। इनके लिए जो है टोल फ्री नंबर है, इनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए जो इनिशिएटिव है ओल्ड एज पेंशन का। बहरहाल ओल्ड एज पेंशन अभी बहुत इफेक्टिवली हर जगह काम नहीं कर रहा है, बट इसके ऊपर अब ध्यान दिया जाने लग गया। और जो इसी तरीके से आया पीएम वय वंदना योजना जो आया है, वय वंदना योजना, ये इसी चीज़ को देखते हुए आया है कि जो 70+ हैं उनको जो है अब आयुष्मान कार्ड, यानी 5 लाख का जो इलाज है वो फ्री रहेगा आयुष्मान कार्ड के अंदर। तो इसीलिए ये योजना लाई गई है, क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंसेस धीरे धीरे पता चल रहा है। और पेंशन कवरेज की बात करें तो अराउंड 78% ऑफ एल्डरली पीपल डू नॉट रिसीव अ पेंशन एंड ओनली 18% आर कवर्ड बाई हेल्थ इंश्योरेंस। तो सिर्फ 18% लोग हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस से कवर्ड हैं। अब ये खैर रेशियो जो है डिफरेंट हो जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है उसमें अभी डेटा ये मेंशन नहीं है, पुराना डेटा है। जब ये मेंशन हो जाएगा तो ये 18% से काफ़ी ऊपर जाएगा। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एल्डर वेलफेयर। तो एल्डर वेलफेयर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? आर्टिकल 41 में मैंडेट्स द स्टेट टू प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस टू पीपल इन ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी रिलेटेड इशूज से जो है इनको प्रिवेंशन के लिए काम करने की ज़रूरत है, और आर्टिकल 41 में इसको क्लियरली मेंशन किया गया है। 7th शेड्यूल में क्या बोला गया? डील विद प्रोविजंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन इन द स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट मतलब कि स्टेट 3 तरीके की सूची होती है। एक होती है सेंटर, जिस पे सिर्फ केंद्र सरकार जो है कानून बनाता है, स्टेट पे स्टेट बनाता है, कंकरेंट में दोनों मिल के बनाते हैं। कंकरेंट को हिंदी में समवर्ती सूची बोलते हैं, और सेंटर को केंद्र सूची, स्टेट को राज्य सूची। तो इसमें जो सोशल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी लाइक पेंशन, कैसा? डिसेबिलिटी पेंशन हो गया, विडो पेंशन हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, या और किसी तरीके से जो है सपोर्ट सिस्टम है, वो सोशल सिक्योरिटी कहलाती है। सोशल सिक्योरिटी और सोशल डिफेंस 2 चीज़ होता है, ठीक है। तो ये इस पे क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। सोशल डिफेंस मतलब कि महिलाओं की जो है सुरक्षा में
चाइल्ड की सुरक्षा में जो पुलिस सर्विसेज काम कर रही है, जो एक्ट्स और रूल रेगुलेशन काम कर रहे हैं, वो सोशल डिफेंस कहलाएगा। सोशल सिक्योरिटी जितनी पेंशन से रिलेटेड स्कीम्स हैं वो सोशल सिक्योरिटी में आएंगी। तो ये दोनों में आप लोग अंतर समझना, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अदर गवर्नमेंट मेजर्स फॉर एल्डरली वेलफेयर क्या है? मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में आया। इस एक्ट के तहत आप अपने बुजुर्ग माँ बाप को घर से बाहर नहीं निकाल सकते हो। क्रिमिनल ऑफेंस में इस चीज़ को रखा गया है अगर आप घर से बाहर निकालते हो तो। बहरहाल अभी इसकी इतनी ज़्यादा जांच पड़ताल लोग करते नहीं हैं और ओल्ड एज होम में इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है और ये मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट जो 2007 में आया था, इसके एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकालते हो या अपने पेरेंट्स के साथ फिजिकल वायलेंस करते हो, इमोशनल वायलेंस करते हो, तो इसी एक्ट के तहत आपको अपने माँ बाप के प्रॉपर्टी से बेदखल भी किया जा सकता है। नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन aim to ensure a dignified life for elderly individuals, focusing on healthcare, financial support and overall well-being. सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज इनिशिएटिव बोला गया, ये भी एल्डर्स के लिए वेलबींग के लिए है। सेक्रेड पोर्टल भी ये ऑनलाइन है, अ प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को उनके क्षमता के अनुसार काम देने के लिए ये सेक्रेड पोर्टल काम करता है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है NSAP, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एल्डरली इंडिविजुअल्स स्पेशली दोज बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनके लिए काम करती है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए बात कर लें तो इन इंडिया 22.21% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज डिसेबल्ड। 2.21% डिसेबल्ड है एज पर द सेंसस ऑफ 2011। अब ये जो 2.21% है ये बढ़ जाएगा अगर इसकी एक्चुअल डेटा आ जाएगी, क्योंकि जब 2011 में RPWD एक्ट जो है लागू नहीं हुआ था 2016, ठीक है, क्योंकि 2016 में आया, इनेक्ट हुआ है और 17 में इसको लागू किया गया। उसके बाद जो ये RPWD में 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी हो गए और पहले सिर्फ 7 टाइप के थे। तो जब 14 टाइप के और डिसेबिलिटी बढ़े तो नंबर ऑफ डिसेबिलिटी पर्सन बढ़ गए होंगे, तो वो जो संख्या है वो बढ़ा हुआ आएगा। बट अभी के लिए 2.21% है अभी जो एग्ज़ाम में आएगा। और जो हम लोग के यहाँ कहा जाता था एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो यहाँ के लिए एक्सेप्शनल केस है। स्टीफन हॉकिंस उसके एक एग्जाम्पल है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और जब हम बात करते हैं सर्वाइवल फॉर ऑल की, जब हम बात करते हैं वेलफेयर नेशन की, तो हम ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और सर्वाइवल ऑफ द एग्जिस्टेंस है इसको हटा देते हैं। हम बात करते हैं गांधीयन फिलॉसफी की, हम बात करते हैं अंत्योदय की, हम बात करते हैं सर्वोदय की। तो यहाँ पे सबका साथ सबका विकास की बात होती है, ठीक है। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के को इन्हांस करने के लिए, उनकी एजुकेशन को इन्हांस करने के लिए, यानी उनकी लिटरेसी को बढ़ाने के लिए सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी को 5% रिजर्वेशन मिलता है एकेडमिक में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए 4% मिलता है रोजगार में, यानी गवर्नमेंट जॉब में। और बाकी रेलवे में छूट मिलता है उनको, 75% उनका किराया कम हो जाता है और उनके साथ जो जाता है केयर टेकर उसका 50% कम हो जाता है। यानी अगर 100 रुपये किराया है तो 100 200 हुआ, 200 का सिर्फ इनका लगेगा 100 रुपये, है ना। तो इतना जो है 125 लगेगा 200 का, तो इतना लेस हो जाता है। इनिशिएटिव वर्सेस इनिशिएटिव फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। इनिशिएटिव क्या है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए? तो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 में आया और इसमें 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जो है रखे गए। तो उसमें से SLD है। SLD 2 तरीके का है। SLD है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, जिसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया भी आता है। और एक SLD है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ठीक है, तो जिसमें स्पीच से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, स्टटरिंग वगैरह होती है, ठीक है, जो ठीक से बात नहीं कर पाता। और अगर सेंसिटिविटी की बात करें तो आपका संवेदनशील होना, आपके बात, आपके व्यवहार, आपके विचार में संवेदनशीलता झलकनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके से डेरोगेटरी वर्ड यूज़ करने से। आप दिव्यांग अब नहीं लिख सकते, आप विकलांग नहीं लिख सकते, अब दिव्यांग लिखना चाहिए, क्योंकि ये एक रिगार्ड है उनके लिए। और सेंसिटिविटी आपको देखना है तो राजकुमार राव की एक मूवी आई थी जो एक ब्लाइंड पर्सन का रोल प्ले करता है, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया हुआ है कि उन्हें कैसा फील होता है जब उन्हें बेवजह कोई जो है ज़बरदस्ती हेल्प के लिए बोलता है। तो ये सारी सेंसिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। आपको अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपना नाम और फेम बढ़ाने के लिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आप दिखावा करो दूसरे का हेल्प करने के लिए। एडिप स्कीम है असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस।
तो ये एक एडिप जो है स्कीम है, इसके तहत जो है जो असिस्टिव डिवाइस है या जो जैसे कान के लिए कुछ ऐसी डिवाइस है जो 5 साल 7 साल तक के बच्चों के लिए जो है इम्प्लांट्स लगते हैं, कोक्लियर इम्प्लांट जिसको बोलते हैं, तो वो एडिप स्कीम के अंडर लग जाती है। एक और संस्था है एलिम्को, एलिम्को भी असिस्टिव डिवाइस बनाती है, असिस्टिव लिम्स, आर्टिफिशियल लिम्स बनाती है, जो MSJE यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंडर काम करती है। और MSJE के फ़िलहाल जो मिनिस्टर हैं वो आप लोग बताइए, बहुत बार मैं हर वीडियो में पूछता हूँ जहाँ जहाँ इनका आता है जिक्र, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम है, जिसके अंतर्गत रिहेबिलिटेशन की से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। नेशनल फंड है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए है, जिसके तहत जो है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेंशन। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन मतलब कि ऐसे बिल्डिंग्स बनाना, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाना जहाँ पे अगर सीढ़ी बना है तो सीढ़ी के साथ में एक रैंप भी हो, जिससे जो है पर्सन लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला आराम से जा सके, और जो ब्लाइंड पर्सन है ऐसे उनके लिए उभार वाला रास्ता जो उसके सहारे जा सके। इस तरीके से जो है बिल्डिंग्स को बनाना, उसको एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन बोलते हैं। और इनके लिए कुछ 5 A's हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अडॉप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, मतलब उनके जगह पे सरलता, उनको सरलता से पहुंचने के लिए ऐसा साधन बनाना, उनको एक्सेप्ट करना जैसे वो हैं, उनके लिए अफोर्डेबल कॉस्ट में रखना चीज़ें जिससे वो उसको अफोर्ड कर पाएँ। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। देन जो इंटरनेशनल कैंपेन है कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको UNCRPD बोला जाता है। इसके बाद जो है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 आया था, इसमें इसका काफ़ी योगदान है UNCRPD का। ये UNCRPD आई थिंक 2007 में हुआ था, ये आप लोग डेट देख लेना। बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क एंड इंचोन स्ट्रेटजी हुआ, जो ये भी जो है डिसेबिलिटी जो के वेलफेयर के लिए था। फिर आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड है। फॉर ऑल चिल्ड्रन अनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स, तो 6 ईयर तक जो है न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के लिए है, जिसमें ICDS भी काम करता है। आंगनवाड़ी तक इनकी जो है आंगनवाड़ी से इनकी मॉनिटरिंग होती है चाइल्डहुड केयर की। राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, RTE एक्ट 2009 में आया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होना चाहिए, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है ऐसे बच्चों के लिए 18 वर्ष तक। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में है, रिकमेंड सब फ्रेमवर्क फॉर चिल्ड्रन एज 0 to 3 ईयर अंडर द नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, जिसको ECCE बोला जाता है। और ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आता है, इसमें एक और मिनिस्ट्री काम करती है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इनका स्कीम है ICDS और ICDC भी है, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत इनको न्यूट्रिशनल वैल्यू और ओवरऑल होलिस्टिक वेलबींग के लिए काम करता है। कुछ और मेजर्स हैं, नवचेतना नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 3 ईयर्स, तो बर्थ टू 3 ईयर्स भी ICDS स्कीम के अंडर मॉनिटरिंग होता है उनके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, यानी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। आधारशिला नेशनल करिकुलम फॉर एल्डरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 2024 में आया था। करिकुलम फ्रेमवर्क एम्ड एट स्ट्रेंथिंग फाउंडेशनल एजुकेशन सेक्टर। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर काम करता है। और पोषण भी, पढ़ाई भी उसी के अंडर काम करता है। यहाँ पे आप मैस्लो की थियरी देख लो कि अगर खाली पेट है तो खाली पेट आपको मोटिवेशन नहीं आएगा कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी पढ़ाई करने के लिए। तो इसीलिए जब पेट भरा रहेगा तभी पढ़ाई होगी, तो उस पोषण भी और पढ़ाई भी का जो कॉन्सेप्ट है वहीं से इन्फ्लुएंस्ड है। देन ग्लोबल पार्टनरशिप स्ट्रेटजी फॉर अर्ली चाइल्डहुड, एक पार्टनरशिप हुआ यूनेस्को के साथ। दिस ग्लोबल स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 8 ईयर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इसको 4th जो है नंबर दिया गया SDG 4, और इसकी एम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज इन अर्ली चाइल्डहुड एजेस। तो SDG 4 चाइल्ड केयर के लिए है। फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच एक्ट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज इन 14 इन हजार्डियस प्लेस, तो इसका ए हो जाएगा चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स फोकसेस ऑन रिहेबिलिटेटिंग चाइल्ड लेबरर्स, तो ये था नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम 1988।
विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल मैंडेट्स द स्टेट टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू पीपल इन ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी, तो ये आर्टिकल 41। विच एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फ्री ऑफ द केयर, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड इंक्लूड दोज इन्वॉल्व इन चाइल्ड लेबर, तो जब दोनों हैं चाइल्ड लेबर में है तो ये जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज टू एक्सेस फॉरेस्ट रिसोर्सेज, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006। विच सुप्रीम कोर्ट केस रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर पर्सन एज अ थर्ड जेंडर, तो ये था नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। What percentage of elderly people in India do not receive a pension? 78% लोग अभी भी पेंशन नहीं पाते हैं। Which scheme supports the rehabilitation of person with disability through NGO? तो ये है दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम। Which global initiative aims to ensure quality education for children from birth to 8 years? तो ये है ग्लोबल पार्टनरशिप स्ट्रेटजी फॉर अर्ली चाइल्डहुड। Which act ensure the protection of right अ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया, तो ये सभी को पता है RPWD एक्ट 2016। अब इस तरीके से ये क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, हो गया कंप्लीट, और अगले वीडियो में मिलेंगे। ये वैसे तो पेड क्लास का हमारा जो है कंटेंट है, तो जितने लोग पेड क्लास के लिए हैं उनको मैं ये रिकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इसको यूट्यूब पे डालना इसलिए डाल रहा हूँ जिससे आप लोगों को पता चले कि हाँ पेड क्लास में कैसे जो है डिस्कशंस होते हैं। बहरहाल डिस्कशंस तो इसमें हुए नहीं, वन वे कम्युनिकेशन हुआ और फिर भी ये बन गया 1 घंटा का, पूरा 1 घंटे का क्लास बन गया। तो पेड क्लास में यही और मेजर डिस्कशन होते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे। तो जिनको पेड क्लास ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 20 तक ही मैं इस बैच में और लूँगा, बाकी अगर उसके बाद कोई चाहेगा तो इस बैच में मैं शामिल नहीं कर पाऊँगा चाह करके भी, ठीक है, क्योंकि हमारा फिर जो बैच है वो काफ़ी आगे निकल जाएगा। ये अभी 7वां लेक्चर है, 7th या 8th लेक्चर अगर देखा जाए तो ओवरऑल है, बट मैं 7th क्लास के हिसाब से मैं ले रहा हूँ। 8वां इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जो पहला था वो सिर्फ सिलेबस डिस्कशन था, तो सिलेबस डिस्कशन भी काफ़ी डिटेल में हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।